प्रिय बच्चों, नवम प्रश्न पत्र एमए उत्तरार्ध जूठन उपन्यास और अपने उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमने लगभग आधा उपन्यास पढ़ लिया है। उपन्यास के केंद्र में हम पहुंच गए हैं और हमने उपन्यास के उद्देश्य को फलीभूत होते हुए भी पा लिया है। जो विरोध, जो चेतना मन में जगनी चाहिए थी, उसकी पृष्ठभूमि में इतनी कौतूहल था, इतना जिज्ञासा था कि इस कहानी का किस्सा गोई जो एक विशेष प्रकार होता है, जो एक विशेषता होती है उपन्यास की, वो लेखक ने बहुत कुशलता से, बहुत कलात्मकता से इस उपन्यास में गूंथी है। इस उपन्यास की कथा वस्तु की बुनावट इतनी सघन है कि हमसे कोई अंश नहीं छूटता और कोई घटना का मोड़ हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। ओम प्रकाश वाल्मीकि के मन में एक विरोध की लहर आती है। वे सब बेगार करने से मना कर देते हैं एक दूसरे को, और आगे जब वो बेगार करने के लिए मना करते हैं, गांव जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाता है और मैथ्स का अगले दिन पेपर है और उसे कहते हैं कि तुम जाओ और ये कनस्तर पिसा लाओ और ईख बोना है, ये ईख बोने की पूरे दिन वो काम करेगा और वो वहाँ से वो सब काम छोड़ कर आ जाता है। तब जैसे ही प्रतिरोध होता है किसी बात का इनकार होता है या किसी बात को इंद्राज करा देते हैं, तब दूसरे पक्ष में भी एक सुगबुगाहट होती है और सबसे पहले एक आक्रोश आता है उनके मन में, क्योंकि उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। वे इतने आदतन इस बात के आदी हो चुके होते हैं कि इस तरह का आतंक बनाकर उनसे बेगार करवा सकते हैं, और अचानक ही उनमें ये परिवर्तन पाते हैं तो वे तिलमिला जाते हैं, क्योंकि वे अन्याय कर रहे थे और अन्याय का प्रतिकार सहना अन्याय करने से भी ज़्यादा कठिन होता है। तो अब हम इस कहानी के दूसरे पक्ष पर, उपन्यास की महत्वपूर्ण चेतना पर और लेखक के उद्देश्य पर पहुंचते हैं। लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से इस वर्णन को करते हुए कथा को आगे बढ़ाया है, जिसमें लेखक का किरदार, लेखक का चरित्र और इस चरित्र की खास विशेषताएं हमारे सामने आती है और ये उपन्यास चरित्र प्रधान भी बन जाता है। पहले हमने चर्चा की थी कि ये शीर्षक प्रधान उपन्यास है, और अब हम देखेंगे केंद्र में आकर के कि किस तरह नायक उपन्यास का मूल हीरो बनता है और नायक की भूमिका निभाते हुए केंद्रीय पात्र बन जाता है, और उसके चरित्र चित्रण की विशेषताओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है। गांव के त्यागी मेरे खिलाफ हो गए थे, राह चलते तंग भी करने लगे थे। देखिए, बगावत बहुत बुरी चीज़ है। जैसे ही उन्होंने बगावत का बिगुल बजाया और उस पक्ष में भी एक तिलमिलाहट पैदा हो गई है। इन हालात में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। परीक्षा के दिनों में कई तरह की अड़चनें आती थी। बिजली तो थी नहीं, दिवरी या लालटेन की रोशनी में पढ़ाई होती थी। रस्सी वाली चारपाई पर बैठकर लालटेन किसी ऊंची सी जगह पर रख लेते थे। आस पड़ोस में हो हल्ला इतना था कि किताब में ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता था। लड़ाई झगड़ा तो साधारण सी बात थी। एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर उकसाया जाता था। औरत मर्द के भेद को भुला दिया जाता था। जब गालियों का प्रयोग होता था, रिश्ते भी गाली बन जाते थे। बहुत सरल, बहुत सहज वर्णन किया है। कभी कभी ढोल ताशों का ऐसा कान फोड़ देने वाला शोर होता था कि पढ़ना दूभर हो जाता था। शोर करने से मना करो तो झगड़ा शुरू। परीक्षा के दिनों में इस शोर ने बहुत परेशान किया। शोर करने वालों को ये बात ही समझ में नहीं आती थी कि उनके गाने बजाने से मेरी पढ़ाई में क्या अड़चन आ रही है। वे सुनकर मजाक उड़ाने लगते थे। पिताजी ने उन सबको बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे उल्टे पिताजी को ही समझाने लगते थे। क्यों लड़के को पढ़ा लिखा कर निकम्मा बना रहे हो? न घर का रहेगा न बाहर का। पढ़े लिखे तो वैसे भी बेवकूफ़ होते हैं। इनकी मासूमियत देखिए कि पढ़ाई लिखाई से एक व्यंग है और बहुत तीखा कटाक्ष है शिक्षित वर्ग पर, जो कि इस तरह के अत्याचार कर रहा है, जाति विभेद को समझता है, जाति के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार और असमानता का व्यवहार किया जाता है। अब हम ये कुछ अंश छोड़कर आगे बढ़ते हैं।
बस्ती के लोग मुझे चुप्पा कहते थे, शायद उनसे कम बोलता था, इसीलिए उन्हें शिकायत रहती थी। उनके क्रियाकलापों में भी मैं शामिल नहीं होता था। किताबों में डूबे रहना पसंद था। ऐसे ही दिनों में स्कूल के पुस्तकालय से प्रेमचंद, शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ डाला था। धीरे धीरे मेरा झुकाव साहित्य की ओर बढ़ रहा था। कुछ तुकबंदियाँ भी करने लगा। हाई स्कूल का परीक्षाफल अखबार में आया था। उन दिनों रोल नंबर के साथ नाम भी छपता था अखबार में। अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई थी। मेरे पास होने की खुशी में पिताजी ने पूरी बस्ती को दावत दी थी। बस्ती में किसी त्योहार जैसा माहौल था। पहली बार इस बस्ती में किसी ने हाई स्कूल पास किया था। हाई स्कूल पास करना बहुत बड़ा जश्न का कारण बन गया उनके लिए। एक और विशेष बात उस रोज़ हुई थी। चमनलाल त्यागी मेरे पास होने की बधाई देने हमारे घर आए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई त्यागी चूहोड़ों के घर बधाई देने आया था। बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह हुई थी कि चमनलाल त्यागी मुझे अपने घर ले गए थे। बेहद आत्मीयता के साथ पास बैठा कर दोपहर का खाना भी खिलाया था, वह भी अपने बर्तनों में। छुआछूत के माहौल में यह एक विशेष घटना थी। जैसे ही हम बराबरी के पायदान पे आते हैं, व्यवहार की तब्दीली और फिर कथानक का मोड़। खाना खाते समय मैं संकोच में था। चमनलाल जी का एक बड़ा बेटा मेरा सहपाठी था। उसका व्यवहार भी मेरे साथ हमेशा नम्र ही रहा था। खाना खाकर मैं जूठे बर्तन उठाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, भैया के बर्तन उठा कर ले जा। वह आकर जूठे बर्तन उठा कर ले गई। उनके इस व्यवहार ने मेरी आंखें नम कर दी थी। मैं भावुक हो उठा था। उस क्षण प्रताड़ना और उपेक्षा भरे माहौल में ऐसे व्यवहार की उम्मीद ही कहाँ थी। इससे पहले भी वे अक्सर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते रहते थे। तीसरी चौथी कक्षा में था। पढ़ने की गति मेरी ठीक थी। हिंदी की किसी भी पुस्तक को तीव्र गति से पढ़ लेता था। चमनलाल त्यागी का घेर भंगी बस्ती से नज़दीक था। मैं एक रोज़ उनके घेर के सामने से जा रहा था। वे दालान में बैठे हुए थे, रामचरितमानस का गुटका पढ़ रहे थे। दालान के सामने से जाता हुआ देखकर उन्होंने मुझे आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर मैं खड़ा हो गया था। वे बोले, तू छोटन का है क्या? मैंने कहा, जी। यहाँ हाँ। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सुना है तू पढ़ने जाता है स्कूल में? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। उन्होंने रामचरितमानस का गुटका मेरे हाथ में थमा दिया। ले इस पन्ने पे पढ़ के दिखा। वे चारपाई पर बैठे थे। मैंने गुटका लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। एक पूरा पृष्ठ पढ़ लेने पर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। इसके बाद जब भी कहीं मिल जाते या मुझे देख लेते तो मेरी पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछताछ करते थे। उन्होंने पिताजी को बुलाकर बताया था, छोटन तेरा बेटा तो रामायण भी पढ़ लेवे है। पिताजी सुनकर बहुत खुश हुए थे। बस्ती में आकर सभी को बता बता कर खुशी जाहिर कर रहे थे। मैंने हाई स्कूल कर लेने के बाद बस्ती के बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ गई थी। बस्ती में पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल भी बनने लगा था। कुछ बदलाव के संकेत भी दिखने लगे थे, बावजूद आर्थिक जर्जरता के। मैंने अपनी बैठक के चबूतरे पर एक संध्या स्कूल भी शुरू किया था। शाम को 15-20 बच्चों को घेर कर मैं बैठा लेता था। 1-1.5 घंटे की नियमित कक्षाएं चलने लगी थी। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी आकर बैठने लगे थे। कई लोग अपना नाम और हस्ताक्षर लिखना भी सीख गए थे। कुछ अंश छोड़ देते हैं। पिताजी किसी काम से शहर जा रहे थे। मैं भी उनके साथ चल दिया था। शहर में सड़क के किनारे बहुत सी पुस्तकें सजी थी। ज़्यादातर धार्मिक पुस्तकें थीं। पिताजी पुस्तकों के पास रुक गए थे। लाल जिल्दों वाली गोरखपुर प्रेस की किताबों से उन्होंने एक उठाकर मेरे हाथ में रख दी। क्या है इस किताब में? उन्होंने जिज्ञासा दिखाई। मैंने कहा, गीता है। वे गीता के बारे में नहीं जानते थे। जब मैंने बताया कि महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वही है इसमें, उन्होंने कीमत पूछी थी। दुकानदार ने 1.5 रुपया बताया तो वे सुनकर खुश हुए और उस रोज़ उन्होंने वे पुस्तक खरीद कर मुझे दी थी। घर लौटकर मैंने जब उन्हें ये पढ़कर सुनाई तो वे गदगद हो गए थे। सचमुच वे बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उनका जन्म सफल हो रहा है, उनकी जाति सुधर रही है। ये रेखांकित करिए। उनकी खुशी किसमें थी कि उनका जन्म सुधर रहा है, उनकी जाति सुधर रही है और वे जाति भेद से उठकर ऊपर आ रहे हैं। आर्थिक असमानता की खाई से भी ज़्यादा दर्द उनको किस बात का था? वर्ण विभेद से। ये वर्ण विभेद, जाति विभेद और सांप्रदायिकता का जो अंतर है, ये मनुष्य को अंदर तक चीर फाड़ कर रख देता है। वह पूरा बचता ही नहीं है, खंड खंड होकर बिखर जाता है। और लेखक ने गीता की पहली पुस्तक अपने पुत्र को जब बेटे को खरीद कर दी
तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ भारतीय संस्कृति, ये भारतीय जीवन मूल्य है, ये मानवता का संदेश है। और एक बहुत बड़ा संदेश है अन्याय के प्रतिकार का, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार कहा था कि अगर हमें न्याय के लिए युद्ध करना पड़े तो करना चाहिए। अर्जुन बार बार मना करते थे कि मैं अपने भाइयों पर तलवार उठाऊंगा। तब अर्जुन में कृष्ण का जो उपदेश है अर्जुन के लिए गीता में, वो इस अन्याय के प्रतिकार का उपदेश है, जो इस उपन्यास की महत्वपूर्ण भूमिका है। और वो भारतीय संस्कृति के माध्यम से, गीता के माध्यम से लेखक ने इसमें बुना है और भारतीय संस्कृति से जोड़कर इस उपन्यास को बड़ा प्रासंगिक बना दिया है। लेकिन जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ रहा था, मेरे अपरिपक्व मस्तिष्क में एक उलझन बढ़ रही थी। गीता में कर्मवाद की जो व्याख्या की गई है उसे पूरी समझ में लेने की विकसित बुद्धि मेरे उस समय में नहीं थी। हाँ, इतना ज़रूर समझ रहा था कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, अपने ही बंधु बांधवों को मारने के लिए अर्जुन को समझा रहे हैं, कर्म करने और फल की इच्छा न रखने का दार्शनिक विवेचन स्थापित कर रहे हैं। ज्ञान की इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के बाद एक महात्म्य दिया हुआ था, जिसमें उस अध्याय के पठन पाठन के बाद प्राप्त होने वाले फल की कहानी थी। यानी गीता दर्शन के ठीक विपरीत फल की लालसा के लिए पाठकों, श्रद्धालुओं और आस्थावानों को उकसाया जा रहा था। यह बेचैनी मेरे मन में एक नई चेतना पैदा कर रही थी, यानी कर्मकांड को स्थापित किया जा रहा था। कुछ ही दिनों में उस पुस्तक को पढ़ने से मैं ऊबने लगा। मैं अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर चाहता था। स्कूल के अध्यापकों से एक आध बार ऐसे प्रश्न पूछते की दृष्टता जब जब मैंने की, मुझे सजाएं मिली, मार खाई, परीक्षा में कम अंक मिले। सहपाठी ही नहीं, अध्यापकों के शब्द भी बींध जाते थे, देखो चूहड़े का बामन बन रहा है। वैसे भी बस्ती में ही नहीं, पूरे वाल्मीकि समाज में हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। पढ़े लिखे लोगों में देखा दाखी कर लेने की बात और है, ये पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं की, जिनके नाम न तो वैदिक ग्रंथों में मिलेंगे न पुराणों में, और पूजा की विधियाँ भी अलग अलग है। एक लंबे अरसे के बाद मेरे मौसा जी आए थे। उनके आने पर माँ खूब ज़ोर ज़ोर से रोई थी, रोने में शिकवे शिकायतें थी। बड़ी बहन को इतने वर्षों में न देख पाने का गिला था। मौसा जी ने माँ को समझाते हुए कहा था, मुकुंदी दुखी क्यों होती है, घर परिवार की परेशानियाँ थी, तेरी बहन बीमार रहती है, आना जाना नहीं हो पाता है। मौसा जी धार्मिक प्रवृत्ति के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ज्योतिष में उनकी रुचि थी। मेरे लेखक बनने की संभावना का जिक्र माँ के सामने किया। तब मैं नहीं जानता था कि लेखक बनना कितना कष्टदायक है। ये रेखांकित करिए, सृजन धर्मिता की प्रतिबद्धता, सृजन का धर्म और सृजनात्मकता के जो कष्ट होते हैं, वो एक लेखक की पीड़ा। एक शब्द जब निकलता है, एक भावना जब शब्द का आकार लेती है, तब कितनी पीड़ा होती है, और उसको हूबहू वैसी ही अभिव्यक्ति दे देना बड़ा दुष्कर कार्य है। लेखन बहुत सरल नहीं है। लेखन एक अभिरुचि है, लेखन एक साहित्यिक क्रिया है, लेकिन सृजन के साथ जुड़कर, प्रतिबद्धता के साथ जुड़कर, उद्देश्य के साथ जुड़कर, कलात्मक सौंदर्य के साथ जुड़कर और शास्त्रीय नियमों में बंधकर जब वह शब्द बनता है, तब इस लंबी प्रक्रिया से के दौर से निकलने पर किसी कविता का, किसी कहानी का, किसी निबंध का, किसी उपन्यास का आकार बनता है। ये व्याख्या के योग्य है और महत्वपूर्ण अंश है। 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लिए थे। हाई स्कूल पास कर लेने पर मेरे भीतर आत्मविश्वास जाग उठा था, लेकिन स्कूल में परिस्थितियां विपरीत होने लगी थी। सहपाठियों में इक्का दुक्का ही थे जो मुझसे घनिष्ठ थे या मेलजोल रखते थे। श्रवण कुमार और चंद्रपाल पिछड़ गए थे, सुखन सिंह और राम सिंह साथ थे। ओम दत्त त्यागी अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनका बोलचाल का तरीका व्यंग्यात्मक था, प्रत्येक वाक्य में यानी के साथ जोड़ देते थे, वह भी प्रश्न चिन्ह लगाकर। पढ़ाते हुए भी इसी तरह बोलते थे। जब मैं उनसे किसी समस्या पर बात करता या अपनी कोई समस्या उनके सामने रखता था, सबसे पहले मेरे भंगी होने का वे मुझे एहसास करा देते थे। उस समय मुझे लगता था जैसे मेरे सामने कोई शिक्षक नहीं, जातीय अहम में डूबा हुआ कोई अनपढ़ सामंत खड़ा है। राम सिंह कक्षा का सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र था, कक्षा का ही नहीं बल्कि पूरे विद्यालय का। हरफन मोल्ला, तेज, कुशाग्र, फिर भी था तो चमार ही। यह भाव छात्रों से लेकर अध्यापकों तक में था। तो ऐसी स्थिति में लेखक को ये एहसास होता है और
चूँकि वो विज्ञान विषय लेता है, प्रायोगिक परीक्षा होती है, पूरे महाविद्यालय में उसकी बुद्धिजीविता का, उसकी मेधावी क्षमता का, उसकी प्रतिभा का उसको फ़ायदा देने की बजाय, उसको उसका आत्मविश्वास देने की बजाय, उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे और किस तरह हीन भावना से ग्रसित किया जाए, उसे कैसे कुंठित किया जाए, इस बात में पूरा महाविद्यालय का योगदान रहता था। अब यहाँ पर देखिए इस लेखक का, नायक का किरदार उभर कर आता है, पढ़ने में मेधावी, विरोध करना, संस्कारी होना। तो ये चरित्र की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण अंश है। अब हमारे पास एक प्रश्न और तैयार होता है कि पात्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं उपन्यास में, किसी भी कथा वस्तु में, और कथा में उन पात्रों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम इसको और आगे अगली बार पढ़ेंगे। आज हम यहीं पर अपनी क्लास ओवर करते हैं।